टुडे वी आर बिगिनिंग विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी। आपके दिमाग में क्या डाउट्स है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेके, पहले वो बताइए कि हमें लगता है ये चीज है, ये चीज है। एनवायरमेंट इकोलॉजी कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या दिमाग में है एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेकर? व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर माइंड रिगार्डिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये बताइए। क्योंकि what we generally do, first we have to clear the negativities that we have, जो गलत पता है या जो हमें कम पता है उसको क्लियर करना है। तो आपको क्या लगता है कितना कैसे पढ़ना है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी? देखिए, अब ये जो कंफ्यूजन है ना, ये यूपीएससी ने खुद क्लियर किया हुआ है। सिलेबस, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम लोग सिलेबस नहीं देखते, है ना। हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम लोग सिलेबस देखते नहीं कि अरे सिलेबस देख के क्या करें। सिलेबस तो वो लोग देखते हैं जो नए होते हैं प्रिपरेशन में, है ना। हम लोग सिलेबस देखना तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, है कि नहीं? सिलेबस देखना हम समझते हैं शान के खिलाफ, वेरी गुड। लेकिन हमें सिलेबस देखना होता है ना, सिलेबस देखना होता है, वेरी गुड। जैसे जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, ट्यूशन कहाँ पढ़ते हैं, है ना, बेस्ट फ्रेंड कौन है ना, नोटिस रास्ता कौन सा आने जाने वाला, तभी तो अप्रोच करते हैं, तभी तो नस काटने की धमकी दोगे। जब तक रास्ता ही नहीं पता होगा तो कैसे दोगे, है ना। तो इसीलिए सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूपीएससी ने खुद लिखा हुआ है दैट यू जस्ट नीड टू नो जनरल इश्यूज। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए ही नहीं कि फलाना फ्रॉग मिला, उस फ्रॉग की कितनी टांगे थी, हमको क्या पता। और आपसे पूछो, आप उस सोचे में लग जाओगे कि डिपेंड करेगा मेल था कि फीमेल था, है ना। तो ये सब चीजें नहीं सोचनी है, ये सब चीजें नहीं सोचनी। जनरल इश्यूज, टोटली जनरल इश्यूज, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। जैसे अभी एक रिसेंटली बनाना मिला है, ठीक है, बनाना मिला है ब्लू कलर का, कहां मिला है बनाना मिला है ब्लू कलर का, कहां मिला है बताओ, पता है कि नहीं पता है? न्यूज देखते हो कि नहीं देखते हो? बताओ, ब्लू कलर का बनाना, कह रहे ब्लू कलर का बनाना, ये कैसा बनाना है, टिकटॉक वाला बनाना है क्या, कलर चेंज कर लिया? हाँ, तो ये क्वेश्चन अब जनरल है। ब्लू कलर का बनाना पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, कितनी भी ताकत लगा ली। जावा में, वो सॉरी नॉट जावा, समवेयर इन कैरिबिया, ठीक है, समवेयर इन कैरिबिया, हवाई के आसपास मिला है, ठीक है, ब्लू कलर का बनाना। तो जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, यानी कि ये जो बेसिक्स वाला पोर्शन है, इसमें जनरल इश्यूज ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें बहुत अच्छे से समझिए, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, that do not require subject specialization. The questions that are coming from environment and ecology, they are either very basic or they are based upon current issues. Either they are very basic or they are based upon current issues. You do not need to go into the details of biology to understand environment and ecology. अच्छा, कितने टाइप के स्पीशीज होते हैं, ये जनरल इश्यूज में थोड़ी आता है, ये जनरल इश्यूज में थोड़ी आता है, ये तो बायोलॉजी हो गई। एक फ्लावर में क्या क्या पोर्शंस होते हैं, फ्लावर समझते हैं, फ्लावर, अब तो समझ गए होंगे, है ना, उसमें क्या क्या पोर्शन होते हैं, वो बायोलॉजी में आता है बेटा, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी में नहीं आएगा, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, जनरल होता है। अगर आपसे पूछें कि अभी आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास ही ले रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी की, ठीक है, आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, तो क्योंकि आप लोगों को बहुत दिन का गैप हो गया है, थोड़ा सा आपको भी वार्म अप चाहिए प्रिपरेशन का, और हमारे पास भी टाइम बहुत है। अब तो क्रैश कोर्स, हम क्रैश नहीं रहा, अब स्लो स्लो कोर्स हो गया है ना, हमारे पास टाइम भी है काफी, तो हम थोड़ा सा सुकून से पढ़ेंगे। तो अब जैसे आपसे हम पूछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो प्लेस है विच इज पार्ट ऑफ अ प्रोटेक्टेड एरिया, जहां पे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, ठीक है, दैट इज अ जनरल आइडिया। अब हम आपसे पूछे, ठीक है ये तो आपने बता दिया, फिर नेशनल पार्क क्या होता है? जनरल डिफरेंस तो वी शुड नो ना, वी शुड नो दिस जनरल डिफरेंस बिकॉज इट इज जनरल इशू, इट इज अ जनरल इशू। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन कि इतना मिनिमम एरिया होना चाहिए कि किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के लिए, वो तो जनरल नहीं है ना, दैट इज अ गवर्नेंस इशू, दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, दैट इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हम आपसे पूछे कितने टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है, डेफिनेटली दैट इज अ पार्ट ऑफ जनरल इशू, दैट इज अ पार्ट ऑफ जनरल इशू। लेकिन अगर हम आपसे पूछे अच्छा प्लांट डाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है, प्लांट डाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है, तो वो जनरल नहीं होगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, दैट विल बी स्पेसिफिक। लेकिन अब आपसे पूछे डाइवर्सिटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है, ये तो जनरल है ना, डाइवर्सिटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है तो जनरल इशू है। अच्छा बहुत सिंपल चीज, सिंपल सिंपल। अच्छा आपको पता कैसे लगता है बारिश आ रही है? आप लोगों को बारिश आ रही कैसे पता लगता है? अब ये मत बोलना कि श्रद्धा कपूर अगर बाहर नाच रही है छम 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 तो इसका मतलब बारिश आ रही है ना? कैसे पता लगता है आप लोगों को कि बारिश आ रही है? टेल मी। लिखो, तुम लोग लिख नहीं रहे कि हम क्यों लिखें, हम तो थक गए हैं, हम लिखेंगे भी नहीं, हम बताएंगे भी नहीं, है ना, हम बताएंगे भी नहीं। बताओ कैसे पता लगता है दैट इट माइट रेन? कैसे पता लगता है इट माइट रेन? वेदर फोरकास्ट से, है ना। अब आप वेदर फोरकास्ट में सिंपल होता है ना कि अगर आपके मोबाइल फोन में क्लाउड बन के उसमें से पानी टपक रहा है मतलब बारिश होने वाली है ना, ऐसे आपको समझ में आता है। ये तो नहीं है कि आप आईएमडी की वेबसाइट पे देखेंगे आज प्रेशर लो है, क्लाउड फॉर्मेशन है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बन रहे हैं कि सिरस क्लाउड बन रही है, ये सब दिमाग लगाते होगे जाकर? नो, बिकॉज दैट इज नॉट जनरल। ऐसे ही एनवायरमेंट इकोलॉजी में हमें दिमाग लगाना है कि फॉर एग्जाम्पल नाउ कोरोना इज स्प्रेडिंग अमंग लायन ऑल्सो, कोरोना इज स्प्रेडिंग अमंग लायन ऑल्सो, तो उससे बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे सिंपल सी बात है, लायन इज दी टॉप मोस्ट प्रेडेटर इन दी फूड चेन, तो फूड चेन अफेक्ट होगी, जनरल, है ना, जनरल। हमें इतना डिटेल में थोड़ी जाना है कि वेदर इट कैन स्प्रेड टू अदर स्पीशीज आल्सो थ्रू लायन या कुछ और चीजें, बिकॉज दैट इज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स एंड द वीरोलॉजिस्ट। समझ में आ रहा है आपको कितने डिटेल में पढ़ना है? क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि हम लोग डेप्थ भूल जाते हैं, कितनी डीप में जाना है, इसकी वजह से हमारे लिए सब्जेक्ट टफ हो जाता है, इसीलिए हमारे लिए सब्जेक्ट ये टफ हो जाता है। ठीक है, फिर बचा टॉपिक क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में कितना पढ़ना है? तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से समझें तो क्लाइमेट नहीं चेंज हो रहा, हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है, तो वो जनरल इशू नहीं है, लेकिन वो ओवर फिलोसफिकल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें जनरल इशू समझना है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेनफॉल जो है स्पोरेडिक हो गया है, रेनफॉल स्पोरेडिक हो गया है। अभी तक हम लोग समझते थे, अब बहुत एक सिंपल चीज समझिए, क्वेश्चन आएगा इस साल साइक्लोन पे, क्वेश्चन आएगा 99% आएगा। क्यों? अभी तक हमने जब ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ते थे साइक्लोन दे आर मोर टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यही पढ़ा था हमने मोस्टली। लेकिन अगर आप देखें 2 बार से वेस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन आ रहे हैं, अभी भी वेस्टर्न कोस्ट में है, इससे पिछला जो साइक्लोन था वो भी वेस्टर्न कोस्ट में था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है। तो हमें ये चीजें समझनी है बेसिक लेवल से, ये नहीं हमें समझना है कि क्यों साइक्लोन टर्न ले रहा है, कौन से कोरियोलिस बढ़ रही है, या प्रेशर ज्यादा कम हो रहा है, या मीन टेम्परेचर प्रेशर जो है
सी सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, हमें इनकी डिटेल में नहीं जाना है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन हमें समझना है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साइक्लोन बढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, समझ रहे हैं? बेसिक 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 बेसिक। ओके ओके, यस नो, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ज्यादा डीप पढ़ना है? ऐसा तो नहीं है? वेरी गुड। अब बताओ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए? हाउ मच इंपॉर्टेंट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी? हाउ मच इंपॉर्टेंट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी? अभी हमने पढ़ना नहीं शुरू किया है, ठीक है? अभी हम बस माहौल बना रहे हैं। तो बताइए हाउ मच इंपॉर्टेंट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी? अराउंड 8 क्वेश्चंस, वेरी गुड वेरी गुड। हमने बोला ना कि हमें नेगेटिविटी क्लियर करनी है। आओ बेटो, मैथ सी सेट हो गया ना सबका? मैथ्स पढ़ पाएंगे? ये बताओ मैथ्स पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ये बताओ हाँ या ना? हाँ हाँ हम पढ़ पाएंगे मैथ्स। हमारा सी सेट हुआ नहीं है फिर भी अब इतनी मैथ्स पढ़ लेंगे, अपने हमने खुद से पढ़ाई करके करिए। आप लोग जब सी सेट पढ़ाएंगे बाकी करेंगे। कैसा लग रहा है? कैसा फील हो रहा है? ओ माय गॉड, हम तो सोच रहे थे हम खुद से कर लेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी। 5-7 क्वेश्चन के लिए क्या मेहनत करनी, सुबह सुबह कौन जल्दी जल्दी अपनी मीठी मीठी नींद खराब करे। हाँ जी, कैसा लगा? मतलब देखो कैसा सा लग रहा है अभी, अभी जो मन में सोचा था और उसमें अब कितना डिफरेंस लग रहा है? हम्म। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं एनालिसिस। हमने तो सिंपल बोला था हम पढ़ते हैं एनालिसिस के हिसाब से, है ना? एनालिसिस के हिसाब से पढ़े, हमें ये नहीं पता कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे पढ़ाए हुए, हमें लेकिन ये पता है जहां से क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ाएंगे हम आपको, है ना? उल्टा चलते हैं हम लोग, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। हाँ जी, सी सैट करते हैं। कितने क्वेश्चन? 15। 15 इंटू कितना करेंगे? 15 इंटू, देखो इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको अगर नहीं पता कि ये ब्लू कलर का केला कहाँ मिला है तो आप उसे मार्क करोगे ही नहीं, है ना? आप उसे मार्क करोगे ही नहीं, तो इसमें गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए 15 इंटू 2 30 मार्क्स। अच्छा, इससे पहले कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था? पॉलिटी, है ना? पॉलिटी में भी 10 टू 15 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस, है ना? याद है? ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। तो दो टॉपिक से 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है। दो टॉपिक से 60 मार्क्स, तो हमें टोटल सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए? 120 इज द मोस्ट कंफर्टेबल स्कोर, है ना? वेरी गुड। 2020 में भी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हुई है, ये मान के चलिए 98 के आसपास गई होगी कट ऑफ, ठीक है? व्हेन वी आर, हम जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट माइट बी हाईएस्ट, वी डू नॉट नो, हो सकता और भी हाईएस्ट जा सकते हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं दैट वुड बी दी हाईएस्ट। तो 30 मार्क्स का। 2019 की तो कट ऑफ यू ऑल नो 98 मार्क्स थी,
You all know it was declared. Very good. 21 into 2 सी सेट करके हमें पता लगा 42 आता है ना, 42 मार्क्स। और पॉलिटी कितना था, 30 मार्क्स, 72 मार्क्स दो सब्जेक्ट से, और कट ऑफ थी 98। और हमने पॉलिटी के तो आपको क्वेश्चन जब करवाए थे क्लासेस समझ में आया था ना कि बहुत इजीली डूएबल है ना। 90% एनवायरमेंट इकोलॉजी के भी क्वेश्चंस डूएबल होते हैं अगर आप अच्छे से पढ़े। वेरी गुड। यहाँ 12 2018 कट ऑफ कितनी थी, 98। 14 कट ऑफ कितनी थी, 105 के आसपास। 2021 2016 कट ऑफ कितनी थी, 116। 22 क्वेश्चन यानी कि 44, कट ऑफ कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली उस टाइम कट ऑफ थी 107.34, है ना। 2014 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, सी सेट वाला जमाना है, लेकिन फिर भी कट ऑफ थी 205 आउट ऑफ 400। 17 क्वेश्चन तब कट ऑफ थी अप्रोक्सीमेटली 240 समथिंग, लेकिन वो सी सेट का जमाना था। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी बच्चों हमने क्या समझ में आया कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, है ना। ये चीज तो समझ में आ गई एज पर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एज पर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये चीज तो समझ में आ गई। वेरी गुड। अब क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा आपको हम क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। अभी हम क्वेश्चंस कर नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं क्वेश्चंस देखने के लिए? डर तो नहीं लग रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी से? हाँ, अच्छा आप लोगों को खुद से भी क्या लगता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी टफ है कि आसान है? टफ है कि आसान है, खुद से क्या लगता है आप लोगों को? इजी है, वेरी गुड बेटा। चलो क्वेश्चन अब इसमें मार्क्ड है आंसर, तो करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन खुद ही से देखिएगा, समझिएगा। इफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट इज द इंप्लीकेशन? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस आपको इतना पता होना चाहिए शेड्यूल 6 क्या होता है, जनरल, है ना, जनरल। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसको हमने याद करने का तरीका समझते हैं। वाइल्ड लाइफ सिर्फ जानवरों में होती है, पेड़ों में भी हो सकती है? वाइल्ड लाइफ सिर्फ जानवरों में होती है, पेड़ भी हो सकते हैं, वाइल्ड प्लांट्स हो सकते हैं, वाइल्ड प्लांट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते? अरे इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, रुको। वाइल्ड प्लांट क्या हो गया, ओ माय गॉड, हाँ भैया खुद से उगा सकते हो। देखो माना हम एक दूसरे की जिंदगी में चरस बोते हैं, लेकिन इन असली में क्या हम वीड कल्टीवेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ओनली विद अ लाइसेंस, है ना, ओनली विद अ लाइसेंस। वी नीड अ लाइसेंस टू कल्टीवेट दैट प्लांट। व्हाई? बिकॉज वाइल्ड वीड्स क्या होती है, वीड वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को तो वीड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कर अच्छा, हम तो कुछ और समझते थे, जो रिक्शे वाले से हम स्कोर करते हैं, नहीं बेटा वो नहीं। वीड मींस वाइल्ड, हम एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करेंगे, वीड इज वाइल्ड प्लांट्स, ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू इंडियन प्लांट, वो सॉरी इंडियन एलिफेंट, क्यों क्वेश्चन आया था? रिमेंबर, ये 2020 का पेपर है, रिमेंबर इन केरला some antisocial elements, they placed a cracker in the mouth of an elephant, a female elephant. Remember there was an incident in India, in the southern part of India, Kerala में, इसीलिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, ठीक है। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. ठीक है, पहली चीज ये गलत है। कहाँ है हाईएस्ट पॉपुलेशन? कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में।
ठीक है, तो ये गलत हो गया, 4 गलत, 4 गलत। पहला, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, डेफिनेटली डेफिनेटली ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको फर्स्ट पता था तो बाकी आंसर सही है। और दूसरा नहीं भी पता, थर्ड, एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग एज टिल द एज ऑफ 40 इयर्स ओनली, ऐसा नहीं है ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ह्यूमन थोड़ी है कि जो है एक लिमिटेड एज है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब विद रेफरेंस टू इंडियन बायोडोसिस, सीलॉन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बार्बे, ग्रे चिन मिनिवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट क्या होगा? क्या होता है ये नहीं पूछ रहे कहां मिलती क्या है, बस सिंपल पूछा बेटा इनको सुन के दिमाग में क्या आ रहा है, ये बर्ड्स हैं, ये बंदर या प्राइमेट्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं? ठीक है, रेप्टाइल्स है या एम्फीबियंस है, इन सबको दिमाग में क्या आता है सोच के। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, मिनीवेट बर्ड आपने सुनी होगी, कुछ और सुना ना सुना, बारबिट भी आपने सुनी होगी, बस। तो जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, which of the following protected areas well known for the conservation of some species of Indian swamp deer Barasinga that thrives well in hard ground and exclusively graminivorous? हाँ जी, मानस, मानस कहां पे है? असम में, वहां पे बारासिंगा मिलना मुश्किल है। ठीक है, बारासिंगा मिलना मुश्किल है। दूसरा, मुडुमलाई यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पर भी मुश्किल है। ताल चापर वहां पर भी नहीं है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ग्रामिनिवोरस है। अरे वीट ईटिंग एरियाज में ही तो होगा, समझ में आ रहा है? रटना नहीं, हमारा मिसकंसेप्शन, हम सारे नेशनल पार्क रट डालेंगे, सब रट डालेंगे। ठीक है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, अभी हम बिना प्रिपरेशन के देख रहे हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए, which of the following are the most likely places to find the musk deer in its natural habitat? मस्क डियर है ना, मस्क डियर, मस्क डियर समझते हैं? मस्क डियर वो होता है जिसके बॉडी से एक ऑर्डर निकलता है। ठीक है, आप लोगों ने जो है परफ्यूम सुना होगा ना, मस्क, ठीक है, ऑर्डर निकलता है। ये आपके कोल्ड एरियाज में ही रहता है, मस्क डियर कोल्ड एरियाज में रहता है। अब दिमाग लगाओ, मानस, ठीक है, मानस असम बहुत ठंडा एरिया है क्या? मानस जहां पे मांडव नेशनल पार्क है, क्या वो बहुत ठंडा एरिया है? दिमाग में सुनो, मानस के सुनते ही आपको क्या दिमाग में आता है? राइनोसोरस, राइनोसोरस, राइनोसोरस को दिमाग में क्या आता है कि ऐसे बर्फ में चल रहा है कि नॉर्मल जो है तो वैसे एरियाज में चल रहा है जहां पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन है? बताओ, राइनोसोरस सुनते वेजिटेशन दिमाग में आता है, इमेजिन करिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज मोर अबाउट इमेजिनेशन। ठीक है, तो 4 तो गलत, मानस में तो हो नहीं सकता। अब किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? बस ये दिमाग लगाना है, किशनपुर कहां है, वो भी छोड़ो, एस्कॉट कहां है? हाँ, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंपल सी बात है, हिली एरियाज में नहीं है, इट इज इन यूपी। यूपी में कोई भी स्नोई एरिया है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, आंसर भी 1 and 2। सो इट मींस यू डू नॉट नीड टू यू डू नॉट नीड टू क्रैम एनीथिंग। ये जो हमारा मिसकंसेप्शन होता है ना कि बहुत रटना पड़ता है, ठीक है, जो हमारा मिसकंसेप्शन होता है बहुत रटना पड़ता है, वो ऐसा नहीं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक पढ़ाई करनी है। समझ में आया? बताओ, ये चीज समझ में आया कि हमें कुछ भी रटना नहीं है ना, हमें कुछ भी रटना नहीं है, और हमें जो है इन्वायरमेंट को हल्के में भी नहीं लेना। 2 चीजें, ठीक है, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। वेरी गुड, चले शुरू करें। एनी डाउट टिल नाउ? कोई भी दिमाग में डाउट हो तो बताइए।
कोई भी दिमाग में डाउट हो तो बताइए, यस नो। नहीं है? वेरी गुड। चलो, बहुत दिनों बाद आज मुहूर्त आया एनवायरनमेंट का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस साल आने के क्वेश्चन चांसेस है, क्योंकि क्रैश कोर्स है, रिवीजन कोर्स है। अच्छा, आप लोगों ने इंट्रैक्शन सुना होगा अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअलिज्म, कमेंसनलिज्म, है ना? ये सब सुना है? पैरासाइटिज्म, ये वाला सुना है कि नहीं सुना है? वेरी गुड। अच्छा, ह्यूमन और कोरोना वायरस में कौन सा रिलेशन है? ह्यूमन और कोरोना वायरस में कौन सा रिलेशन है? ह्यूमन और कोरोना वायरस में कौन सा रिलेशन होता है? ठीक है, अभी नहीं बताइएगा, जब इंट्रैक्शन पढ़ाएंगे तब बता दीजिएगा, ठीक है? जब इंट्रैक्शन रिवाइज हो जाएंगे तो बताइएगा। चलिए, अब एनवायरनमेंट होता क्या है? हम लोग जो कहते हैं एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी, तो उसमें एनवायरनमेंट क्या होता है? अरे आपके आसपास का जो भी एरिया है सब एनवायरनमेंट है। आपका रूम भी आपके लिए एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है? आपकी जो भी सराउंडिंग है, जहां पर आप रह रहे हो और आप काम कर पा रहे हो, where you are living and operating, that is an environment. The area around you is an environment, ठीक है? अब आप किसी एनवायरनमेंट पे रह रहे हो, अगर आप अपने रूम में हो, ठीक है, अगर आप अपने रूम में हो, है ना, अपने रूम में हो, तो क्या आप अपने रूम की दीवारों से, बंद हो रूम में, ठीक है, बाहर नहीं निकल रहे हो, तो क्या रूम की दीवारों से बातें करोगे कि नहीं करोगे? अगर रूम में मोबाइल का चार्जर लगा है तो उस चार्जर को यूज करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? दीवारों से भी बातें कर लोगे, दीवारों से कि अरे तुम क्यों नहीं जो है मानते हो, ये है वो है, जा संदेशा लेके आओ उनका, ये सब बातें करोगे, है ना? Why? Because if you are in a part of environment, you will definitely interact with the components, है ना? If you are in an environment, you will definitely interact with the components. करोगे कि नहीं करोगे इंटरेक्ट? अच्छा मान लीजिए, अच्छा मान क्या लेना है, एक ऐसा चीज है तो इसमें मानना ही नहीं है कि एक ऐसी चीज है, ठीक है, जहां पर आपको एक कमरे में बंद कर दिया, एक एनवायरमेंट में बंद कर दिया, है ना? वहां पे आप क्या करोगे? इंटरेक्ट तो करोगे, है ना? अब इंटरेक्ट कुछ लोग होंगे जो आपस में बातें करेंगे, कुछ लोग होंगे जो आपस में बातें करेंगे, कोई कहेंगे हमें ऑमलेट खाना है, कुछ लोग होते हैं ना, कैसे बिग बॉस में जाके कहते हैं हमें ऑमलेट खाना है ना? लिविंग, या बोलेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, बातें है ना, ये बिग बॉस के घर में बातें होती हैं सब, लिविंग के इंटरेक्शन। दूसरा, कुछ लोग पेड़ से बातें करते हैं, है ना? कुछ लोग पेड़ से बातें करेंगे, यानी कि नॉन लिविंग। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पर हैं तो यू विल डेफिनेटली इंटरेक्ट विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अराउंड यू, है ना? ये बात तो अग्री कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं कि जहां भी रहेंगे आप इंटरेक्ट करेंगे? इंटरेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बातें करना है कि हे कंघे, ऐसे बातें नहीं करनी है। इंटरेक्ट, यू आर यूजिंग दैट, यू आर मिसिंग द प्रेजेंस। अगर मान लीजिए आपका कॉम्ब खो जाता है, तो ढूंढेंगे तो ना उसको रूम में, ये मोबाइल चार्जर खो जाता तो ढूंढेंगे ना रूम में, तो इंटरेक्शन ही तो हो रहा है कि आप लुक्का छुपी खेल रहे हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरेक्शन। ये कौन है जो बिग बॉस देखते हैं? बेटा बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? अब हर किसी को जेसीबी की खुदाई देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो घर पे वो बिग बॉस देख लेते हैं, है ना? तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है? हाँ, अब जब ये इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, अगर आप इस इंटरेक्शन को पढ़ रहे हो दिमाग लगा के साइंटिफिकली, कि अच्छा जब मोबाइल की बैटरी खत्म होती है तो हमने देखा ये इंसान जो है चार्जर यूज कर रहा है, स्टडी कर रहे हो, ठीक है? आप क्या स्टडी कर रहे हो कि अगर ये यूथ है तो ये मोबाइल की बैटरी 10% होने के बाद चार्जर लगाता है,
लेकिन अगर ये उसी यूथ के पेरेंट्स हैं तो वो उस चार्जर को 12% होने के बाद अपना 70% चार्ज फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं। साइंटिफिक स्टडी देखा है ना, जो थोड़ा एजेड है वो लोग अपना फोन 70% में उनको लगता है डिस्चार्ज हो रहा है ना। तो ये आप साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हो, ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो दिस इज नथिंग बट अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरमेंट इंटरेक्शन। तो ये तो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, ये अगर ह्यूमन से बाहर निकल के हम और ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी करें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट बन जाता है। ये तो हमने आपको बताया ह्यूमन के टर्म्स में। ये अगर एक वाइड स्केल पे हो जहां पर हम हर ऑर्गेनिज्म का ऐसा रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करें ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ नॉट ओनली वन स्पीशी बट द अदर स्पीशीज ऑल्सो, अदर स्पीशीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहीं पर मिठाई रखी है तो वहां पर मक्खी भिन भिन आती है ना। ये स्टडी करते हैं, ये तो अपने स्टडी से ही तो समझा, ये तो आपने स्टडी से ही तो समझा। या फिर अगर कहीं पे जेंडर रेशियो स्क्यूड होता है तो वहां पे लड़के भिन भिन आते हैं, ये आपने स्टडी से ही तो समझा। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने जो है खुद से ही किया, ये स्टडीज हुई है। तो दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। आपको क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कोई यूपीएससी में? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इकोलॉजी? बताओ, आपको क्या लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इकोलॉजी? हम्म, बताइए बच्चों, आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है, ठहर, वेरी गुड। चलिए, और इकोसिस्टम क्या हुआ? व्हाट यू कंसीडर बाय इकोसिस्टम? व्हाट यू कंसीडर बाय इकोसिस्टम? व्हाट यू कंसीडर बाय इकोसिस्टम? क्या ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखिए। एबीसी में से बताइए बच्चों, कौन सा 12th क्वेश्चन? एबीसी। मतलब डी भी ले सकते हैं, वैसे नहीं कि डी नहीं हो सकता, ए बी सी डी में से ए।
वेरी गुड. कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. तो बेटा वो इकोसिस्टम कहां से होगा? अब वन अनदर है तो वो तो टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है. आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम जूम पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, या फिर हम किसी एक ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा इकोसिस्टम है ऑनलाइन लर्निंग. इट इज नॉट इंटरेक्शन, इट इज इंटरेक्शन विद इन द एनवायरमेंट. इकोसिस्टम में एनवायरमेंट से इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो द आंसर विल बी सी, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव. Whenever you hear the term ecosystem, you should understand the interaction between the environment and the people living in that environment. ठीक है, समझ में आ गया? इकोसिस्टम, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट के बाहर कुछ भी नहीं होता है. एनवायरमेंट के बाहर कुछ भी नहीं होता. एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट का पार्ट होता है. अब वो एनवायरमेंट कितना बड़ा हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है. वो एनवायरमेंट कितना बड़ा हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है. हो सकता है एक एनवायरमेंट एक ग्लास के जितना भी हो सकता है एक एनवायरमेंट पूरा वर्ल्ड हो सकता है एक एनवायरमेंट पूरा यूनिवर्स हो. कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव. इट इज वेरी सब्जेक्टिव. ओके, समझ में आया? वेरी गुड. देखिए, अब ये चीज आपको बताई दिया कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल. आपको सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई यू इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट टू सर्वाइव. व्हेन अ पर्सन इज नो मोर, क्या उनका इंटरेक्शन होता है फिर उनके एनवायरनमेंट से? नहीं, उनका नहीं होता, उनसे हो सकता है इंटरेक्शन हो, उनका नहीं, खत्म हो जाता है इंटरेक्शन. ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर द सर्वाइवल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग, लिविंग कंपोनेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज बायोटिक. यानी कि इससे हम क्या समझे? क्या इकोसिस्टम में इंटरेक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है? क्या इकोसिस्टम में इंटरेक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है या सबसे होता है? जल्दी बताइए, लिविंग से या बोथ? क्या ये फालतू चीज क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बेटा ऑप्शन बी देखो, इकोसिस्टम में खाली लिविंग दिया हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा कि इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. दैट द इंटरेक्शन इज बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, बोथ है. ओके, समझ पा रहे हैं? यस, नो? स्लोली स्लोली ठीक है? इतना स्पीड ठीक है, ज्यादा स्लो हो रहा है? ये बताओ, इतनी स्पीड ठीक है? जल्दी बताओ, यस, नो? ठीक है, वेरी गुड. तो बायोटिक कंपोनेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डीकंपोजर्स, पैरासाइट, सिम्बाइट्स, एलिमस और मैन, जो भी जिंदा है. ठीक है, तो क्या इसमें वायरस आएगा कि नहीं आएगा? इसमें वायरस आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो कि कौन बोल रहा है, कौन से स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, डिपेंड करेगा उस पर. हाँ बताओ, वायरस आएगा कि नहीं था? आ तो गया पैरासाइट्स, है ना, वायरस तो आता ही है इसमें. वेरी गुड. एबायोटिक, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक, विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिक, सबस्ट्रेटम, सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स भी. ठीक है, तो बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ. बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन. ओके, समझ में आ रहा है? स्लोली स्लोली बेसिक्स से चलेंगे, हम हमेशा बेसिक्स को ही पकड़ते हैं और वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ अब आप पूछेंगे हैबिटेट और हमारे एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस होता है? क्वेश्चन बिल्कुल सही है. हैबिटेट मतलब घर. अभी तो आपने बोला एनवायरनमेंट, हमारा रूम हमारा एनवायरनमेंट भी हो सकता है. आप बोलोगे नहीं वो तो हमारा घर है ना.
तो हैबिटेट और एनवायरमेंट में फर्क होता है दैट हैबिटेट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट ओनली, वो फिजिकल पार्ट है। हैबिटेट इंक्लूड्स नॉन लिविंग एरियाज, ठीक है, नॉन लिविंग सराउंडिंग जो प्रोवाइड करता है, दैट इज एन हैबिटेट। तो इट इज द फिजिकल एनवायरमेंट। और कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे अपने एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसका एक नेचुरल हैबिटेट होता है जहां पे वो बहुत अच्छे से इजीली थ्राइव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिश, फिश का हैबिटेट क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट क्या होता है फिश का? फिश का नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक एरिया, है ना, एक्वेटिक हैबिटेट होता है नेचुरल हैबिटेट। आर्टिफिशियल हैबिटेट को बनाने के लिए भी हमें एक्वेटिक एरिया चाहिए ही चाहिए, because that is a type of physical environment is which is needed for that organism to survive. That is the habitat जहां पे बहुत अच्छे से मस्त तरीके से सर्वाइव कर सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वह ठीक है। तो हैबिटेट होता है जहां पर आप अच्छे से थ्राइव करके सर्वाइव कर सकते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ योर फिजिकल एनवायरमेंट। वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, वो एक्वेटिक भी हो सकता है, ठीक है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकता है, एस्चुराइन भी हो सकता है और ओशनिक भी हो सकता है, ठीक है। हैबिटेट डिपेंड करता है कि उससे लाइफ उसमें कौन कौन सी थ्राइव कर रही है। फिर वही जो हमने आपको इकोलॉजी में इकोसिस्टम का पार्ट बताया, दैट इट इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप of the components, both abiotic and biotic. It is the part of biotic and abiotic. अब ये रिलेशनशिप जो है कैसे हम समझेंगे, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें रिलेशनशिप हम कैसे समझेंगे? तो दैट कैन बी स्टडीड एज वेरियस लेवल्स। हमारी जो रिलेशनशिप हमें समझना है कि इकोसिस्टम में क्या समझना है, इंटरेक्शन पर समझना है। इकोसिस्टम में इंटरेक्शन समझना है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन इंटरेक्शन ऑफ whom, इंट्रैक्शन ऑफ रूम। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे से हम लोग स्लोली चलेंगे। हम एक रूम को स्टडी कर रहे हैं, हमारा रूम एक इकोसिस्टम है, ठीक है। उस रूम में लिविंग कौन है? हम, ठीक है। और नॉन लिविंग क्या है? बताइए क्या लिखवाना है नॉन लिविंग में? नॉन लिविंग में मान लेते हैं देयर इज अ कंप्यूटर, ठीक है। तो हम अगर बस एक इंडिविजुअल जिसका नाम है ए, उसका और कंप्यूटर का इंटरेक्शन समझ रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। अगर हम पॉपुलेशन का समझ रहे हैं, मतलब हाउ मेनी ह्यूमन बीइंग्स आर देयर और हाउ मेनी पेट्स आर देयर फ्रॉम वन स्पीशीज, वो हम इंटरेक्शन समझेंगे। कम्युनिटी मतलब और स्पीशीज भी वहां पर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम मतलब उन सारी स्पीशीज का लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। बायोस मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम वहां कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। एंड बायोस्फीयर मतलब द कंप्लीट अर्थ में कितना कितना इकोसिस्टम सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, कितने कितने इकोसिस्टम सर्वाइव कर रहे हैं। ये कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, या सब ऊपर से निकल गया है? कुछ समझ में आया है कि ऊपर से निकल गया? जल्दी बताइए। तो इंडिविजुअल मतलब ओनली दैट इंडिविजुअल पर्सन या फिर एनिमल या फिर कोई स्पीशीज, ठीक है। तो इसमें जो है आप सिर्फ इसी को टारगेट करेंगे। बेबी यू आर टारगेटिंग दिस ट्री और यू आर टारगेटिंग दिस डियर, ठीक है। इन दोनों को ही टारगेट करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन में होता है एक स्पीशी के सारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब वन पर्सन, पॉपुलेशन मतलब पीपल ऑफ सेम स्पीशी। आप हो सकता है यहाँ पे वुल्फ को ही सारे काउंट करें, यहाँ पर आप डियर को ही सारे काउंट करें, स्टैग डियर को, या फिर आप काउंट करें सारे इंडिविजुअल ह्यूमंस को, ठीक है। कम्युनिटी मतलब ये जितने भी लिविंग हैं डिफरेंट स्पीशीज के, उनको काउंट करेंगे। कम्युनिटी में आप नॉन लिविंग नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी में आप नॉन लिविंग नहीं काउंट करेंगे। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काउंट करेंगे। बायोम में होता है डिफरेंट
टाइप ऑफ इकोसिस्टम बट विद इन अ क्लाइमेटिक रीजन, जो अर्थ के अलग अलग कोने में मिल सकते हैं लेकिन वहां पे सब चीजें सेम होंगी, ठीक है, वो आप काउंट करेंगे। और बायोस्फीयर मतलब द कंप्लीट अर्थ, ठीक है, कंप्लीट अर्थ। इसमें एक अच्छे समझिए, कम्युनिटी डिफाइन होती है उसमें जो डोमिनेंट स्पीशी है उस हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है तो वहां पे जो है फॉरेस्ट कम्युनिटी ज्यादा डोमिनेंट है, कहीं पर ग्रासलैंड्स है तो वहां पे ग्रासलैंड कम्युनिटी डोमिनेंट है, ठीक है। तो वहां पर उस कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे एज पर द डोमिनेंट स्पीशी। जैसे आप एक एरिया है, जैसे ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड है, हमने ग्रासलैंड मान लिया, कौन सा स्टेपीज मान लेते हैं, स्टेपीज मान लिया, तो स्टेपीज में ऐसा थोड़ी कि सिर्फ ग्रासलैंड ग्रासलैंड है, वहां पे एनिमल्स भी तो होंगे, वहां पे थोड़े बहुत ट्रीज भी तो होंगे, है ना, वहां पे थोड़े अदर वीड प्लांट्स भी तो होंगे या वाइल्ड प्लांट्स भी तो होंगे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट स्पीशी इन दैट रीजन, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट स्पीशी इन दैट रीजन। कंफ्यूजन हो गया? कंफ्यूजन समझो मत, क्वेश्चन में बस आएगा कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा कम्युनिटी क्या होती है। हम एक रूम में है, ठीक है, हम एक रूम में है, अगर हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं कुछ और, उस रूम में 1000 लोग भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपने आप पे फोकस, दैट इज द इंडिविजुअल रिलेटिव स्टडी, दैट इज द इंडिविजुअल रिलेटिव स्टडी। कुछ और पे ध्यान ही नहीं है, सामने वाला क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, सामने वाला पढ़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, हमें बस अपने पे कि अभी हमारा पेपर है, हम अपने पे फोकस करना है, ठीक है, ये इंडिविजुअल। पॉपुलेशन, अब उस रूम में 4 ह्यूमंस हैं, ठीक है, 4 ह्यूमंस हैं, 10 पेट्स हैं, ठीक है, 10 पेट्स हैं, मान लीजिए कैट्स एंड डॉग्स हैं, ठीक है, 10 कैट्स एंड डॉग्स हैं, और मॉस्किटोज होंगे 100 मॉस्किटोज मान लीजिए, कह रहे हैं ऐसे हमें ऐसे रूम में छोड़ा ही क्यों, तो ये मत मतलब ऑल आउट भी दे देंगे साथ में, ठीक है, तो 100 मॉस्किटोज हैं, प्लस प्लस उसमें एन नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, है ना, वो जो डिटॉल के लेंस में दिखते हैं ना, ठीक है, मान लो आपने डिटॉल से सफाई भी कर दी, एक तो बची जाता है लास्ट में, वो भी है ना। अब अगर आप पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो या तो आप उसमें इंडिविजुअल्स देखेंगे, यानी कि या तो आप उसमें ह्यूमन बींग्स देखेंगे, या फिर आप उसमें पेट्स देखेंगे, या फिर आप उसमें मॉस्किटोज देखेंगे, या फिर पेट्स में भी या तो आप सिर्फ डॉग्स को फोकस करेंगे या कैट्स को फोकस करेंगे। पॉपुलेशन में सेम स्पीशी इन अ डिफाइंड एरिया इन अ स्पेसिफिक टाइम, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे इंडिया की जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, आपसे हम पूछे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा, या नहीं दूसरा उसको, और हम आपसे पूछे पॉपुलेशन बताइए कितनी है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा, कहां की, फर्स्ट क्वेश्चन कहां की, वेरी गुड, दूसरा क्वेश्चन कब की, है ना, और किसकी, 3 क्वेश्चन होते हैं, किसकी पॉपुलेशन बताए, किस जगह की बताए, कितनी, किस टाइम की बताए, है ना। तो हमारा जो सेंसस होता है वो जो पॉपुलेशन काउंट करता है उसमें अलग है, एक ह्यूमन सेंसस होता है, एक लाइफ स्टॉक सेंसस होता है, वो अलग होता है। तो जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है उसमें सिर्फ ह्यूमंस काउंट करते हैं, है ना, चाहे घर में पेट और बोले ये तो हमारे बच्चे जैसा है, उसे काउंट नहीं करते हैं। किसी के घर में होता है ना, पेट होता है, तो कहते हैं तुम्हारे बच्चे जैसा, ये गाय नहीं है, गाय नहीं है, हमारी बुआ है, हम इसे बिल्कुल घर के फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं, लेकिन उसको काउंट तो नहीं करते। Why? Because population census includes only one species, एक पर्टिकुलर जो है एरिया। भैया सेंसस कहाँ का हो रहा है, यूपी का सेंसस हो रहा है, तो यूपी के ही ह्यूमंस को काउंट करेंगे, है ना। थर्ड, एक स्पेसिफिक टाइम कि भैया 2011, 2021, 2021, 2011, 2001, डिपेंड अपॉन अ स्पेसिफिक टाइम, ओके, दैट इज पॉपुलेशन। कम्युनिटी होता है व्हेन वन स्पीशी
one species is dependent upon another species. One species is dependent upon another species. For example, in order to survive, one species, other species might be needed. Other species might be needed. वो एक दूसरे पे इंटरेक्शन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी इंटरेक्शन. कम्युनिटी इंटरेक्शन 99% मोस्टली जो वहां पे डोमिनेंट प्लांट फॉर्म होती है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है. और जैसे एग्जांपल हमने आपको दिया था, अगर ग्रासलैंड ज्यादा है तो ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है. अगर वहां पर जो है थॉर्नी प्लांट ज्यादा है तो थॉर्नी रीजन, है ना. थॉर्न फॉरेस्ट सुना है ना, थॉर्न फॉरेस्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे थॉर्नी प्लांट ज्यादा है तो थॉर्न फॉरेस्ट. फिर इकोसिस्टम क्या होता है? अरे कम्युनिटी का नॉन लिविंग और लिविंग के साथ जो इंटरेक्शन है वो इकोसिस्टम हो गया. वो तो सिंपल है, वो तो हम समझ ही चुके थे, है ना. अभी एक इकोसिस्टम जिसमें सेवरल सेम टाइप का इंटरेक्शन है, क्या वो दूसरे वर्ल्ड में दूसरे जगह भी दिख सकता है? सिंपल एग्जांपल और बताते हैं. क्या हमारा घर एक इकोसिस्टम हो सकता है? हमारा घर एक इकोसिस्टम हो सकता है जहां पर पेरेंट्स, चिल्ड्रन और आपस में नॉन लिविंग थिंग्स लाइक जो सबके जैसे इंडिया में अगर आप मान के चले मिडिल क्लास फैमिली देखें, कुछ चीजें हर घर में मिलेंगी, कुछ चीजें हर घर में मिलेंगी. जैसे कि 2 जनरेशंस लिविंग मिडिल क्लास फैमिली में, एटलीस्ट 2 जनरेशन लिविंग, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे वो ज्वाइंट फैमिली हो, एटलीस्ट 2 जनरेशंस आर लिविंग, ठीक है. एटलीस्ट 2 जनरेशंस लिविंग, ये चीज मिलेगी. रेफ्रिजरेटर मिलेगा, है ना, हाँ कि ना. टीवी मिलेगा, मिडिल क्लास फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. चाहे घर में वाईफाई लगाओ ना लगाओ, टीवी होगा, है ना. उस पर टाटा स्काई भी लगा होगा, ठीक है. मतलब जो भी वो लगा होगा, जो भी मतलब एक डीटीएच लगा होगा, ये चीजें हैं. वेरी, रिमोट के ऊपर पॉलिथीन जरूर चढ़ी होगी. ये चीजें हैं, समझिए. घर में एक मेडिसिन बॉक्स जरूर होगा जिसमें क्रोसिन भर भर के रखी होंगी, हर चीज की दवाई क्रोसिन. ये आपको बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में मिल जाएगा, मिडिल क्लास फैमिलीज में ये बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा, हाँ कि ना. वेरी गुड. ये हर इकोसिस्टम इंडिविजुअली अलग अलग है, लेकिन ये इकोसिस्टम बहुत जगह रेप्लिकेट हो रहे हैं, बहुत जगह रेप्लिकेट हो रहे हैं. तो दे विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ बायोम, जिसको हम घर वो बोलते थे, कॉलोनी बन गई इंडिविजुअल्स की, जहां में बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के घर हैं, कॉलोनी बन गई ना. जैसे हर सिटी में गांधीनगर जरूर होता है. एवरी सिटी हैज अ नेम कॉलोनी और एरिया कॉल्ड एज गांधीनगर, है ना. होता है कि नहीं होता है? तो क्या है, वो इकोसिस्टम है गांधीनगर उस सिटी के लिए, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ अ बायोम. इट इज अ पार्ट ऑफ अ बायोम, यानी कि these are the group of ecosystem with similar climate and similar communities. समझ में आ गया? These are the ecosystem with similar climate and similar communities, जो आपको all across the world एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. इसीलिए हम बायोम डिवाइड करते हैं. जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट अगर हमने एक बायोम बनाया, ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इक्वेटर के आसपास किसी भी एरिया में मिल सकती है. जरूरी तो नहीं है ना इक्वेटोरियल फॉरेस्ट सिर्फ अफ्रीका में हो. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपको साउथ अमेरिका में भी मिल सकती है ना. क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट सेम है, कम्युनिटी सेम है. ऐसा तो नहीं आपने कभी बोला अरे यार इंडिया में ह्यूमंस मिलते हैं, यूएस में भी ह्यूमंस मिलते हैं. कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया कि इंडिया में ह्यूमंस और यूएस में भी ह्यूमंस, ऐसा कैसे? सोचो ना कि ऐसा कैसे, वहां और वहां पे सेम ही सेम ह्यूमंस. और एक चीज और नोटिस करो, इंडिया में सब लोग एक जैसे से लगभग दिखते हैं एक रीजन में,
यूएस में सब लोग एक रीजन में एक जैसे दिखते हैं, ऐसा कैसे? सब ह्यूमंस हैं, डिफरेंट क्यों हो गए? व्हाई? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम। लेकिन लेकिन अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा, द पीपल हु आर लिविंग इन श्रीलंका एंड द पीपल हु आर लिविंग इन तमिलनाडु, the people who are living in Sri Lanka and the people who are living in Tamil Nadu, उनकी जो racial features हैं, they are almost the same. Racial features are almost the same because of the climate, because of the climate of that area, because of the climate of that area. The people living in Kerala and Tamil Nadu, आप language से identify कर पाएंगे, आप racial features से नहीं identify कर पाएंगे, that which person belongs to which area. ये बात तो आप समझ रहे हैं? The person living in UP and Bihar, they look almost as the same, only their political identity will be different, otherwise they'll look the same because they are the part of same ecosystem and they are the part of a type of same biome. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब तो क्लियर है। और एक बायोस्फीयर होता, अर्थ होता है जहां पे बहुत सारे बायोम एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे बायोम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं। अर्थ है, अर्थ है अपनी, है ना, उसमें बहुत सारे बायोम है। बायोम मतलब उसमें टुंड्रा भी है, टाइगा भी है, टेम्परेट भी है, डेजर्ट बायोम भी है और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी। ये बहुत सारे बायोम में बटा हुआ अर्थ। उन सब बायोम्स में बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे, यानी कि डेजर्ट, सारे डेजर्ट एक टाइप के थोड़ी होते हैं, सारे डेजर्ट एक टाइप के थोड़ी होते हैं, सारे डेजर्ट में हर चीज एक थोड़ी मिलेगी, तो कुछ 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 डिफरेंट होंगे, तो हर डेजर्ट में एक इकोसिस्टम अपना अलग से होगा। जैसे कि डेजर्ट में एक ओएसिस होता है, ओएसिस समझते हैं? डेजर्ट में ओएसिस होता है, तो कुछ डेजर्ट में एक इकोसिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट इज ओएसिस। तो कुछ बायोम के अंदर एक इकोसिस्टम होता है, उन इकोसिस्टम्स में कम्युनिटीज होती हैं, कम्युनिटीज में हर डिफरेंट स्पीशी की अलग अलग पॉपुलेशन होती है और हर पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल अलग होता है। समझ में आया? कोई डाउट? यस नो, जल्दी बताओ। यस नो, नो डाउट। अब इसका एक और बेस्ट तरीका होता है, आजकल एक वो चल रहा है ट्रेंड, ऐसे इंस्टा उस पे कहीं भी व्हाट्सएप पे कहीं पे आप देखेंगे ऐसे अर्थ होगा, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 दिखा के नीचे ले आते हैं, है ना, अपना स्कूल दिखा रहे हैं, कॉलेज दिखा रहे हैं, ये सब ट्रेंड चल रहा है ना आजकल। ऐसे समझो, बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, आप इतने बड़े उससे अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज द टाइप ऑफ different type of ecological organizations to study an ecosystem. ओके, यहां तक समझ में आया? यस नो, वेरी गुड। अब इतने सारे इकोसिस्टम है, इतने सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो कुछ तो आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सिस्टम है, एक दूसरे में अब अगर सरवाइव कर रहे हैं तो कुछ तो इंटरेक्शन कर रहे होंगे, है ना। अब मैं और आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, कभी कभी आपका फायदा होगा, कभी कभी नुकसान होगा, कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फायदा कब होता है? फायदा कब होता है? जब हम कुछ काम की बात कर रहे हैं, दैट इज बेनिफिट। नुकसान कब होता है? समथिंग समथिंग दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, लेकिन वो वाला डिस्कशन हो रहा हो। और न्यूट्रल होता है कि ठीक है, हंसी ठिठोली हो गई, ना उससे फायदा हुआ ना कुछ नुकसान। दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। These are the type of interaction between the individuals. These are the type of interaction between the individuals. ऐसे ही स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी होता होगा कुछ, है ना। दो स्पीशीज या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसा इंटरेक्शन तो होता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है आप, ये बताइए, वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन, बताइए।
नॉन वेजिटेरियन, वेरी गुड। तो अगर आप मान लीजिए चिकन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उससे चिकन का फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है, ठीक है, उससे फायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। आपका हो सकता है फायदा हो सकता है आपका नुकसान हो सकता है आपको कोई फर्क ना पड़े। हो सकता है फायदा हो कि भाई मजा आ गया, है ना, हो सकता है नुकसान हो कि जो है उस टाइम पे अगर कोई डिजीज चल रही हो, बर्ड फ्लू फॉर एग्जांपल अगर चल रहा हो तो उस टाइम नुकसान भी हो सकता है। न्यूट्रल है कि ठीक है रोज खाते हैं, कुछ ऐसा नया क्या खा लिया आज, है ना। देयर कैन बी थ्री वेज, देयर कैन बी थ्री वेज। तो वही इंट्रैक्शन हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन, पॉजिटिव इंट्रैक्शन मतलब नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इंट्रैक्शन मतलब जहां पर किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव इंट्रैक्शन। उसमें पहला इंट्रैक्शन आता है म्यूचुअलिज्म। ये वर्ड सुना होगा आपने, म्यूचुअल, बहुत जगह सुना होगा। फेसबुक पे होता है म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब दोनों, चल मतलब दोनों, है ना। तो वो इंट्रैक्शन जहां दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। वो इंट्रैक्शन जहां पर दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज म्यूचुअलिज्म। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? प्लांट्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। आपने सुना होगा ना, जो प्लांट्स होते हैं, नॉट एवरी प्लांट कैन फिक्स नाइट्रोजन, नॉट एवरी प्लांट, हम लोग पढ़ेंगे वो चीज, आपको पढ़ाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट्स को क्या होता है, नाइट्रोजन मिल जाती है, ठीक है, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है फॉर देयर ग्रोथ, और उस बैक्टीरिया को खाना मिल जाता है। मजे आ गए दोनों के। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स एंड बीज, फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हुआ, इनको क्या मिल गया, हनी मिल गया, इनकी मजा आ गए, या नेक्टर मिल गया, इनकी मजा आ गए। लाइकेंस एंड एल्गे, लाइकेन क्या करते हैं, अपना खाना नहीं बना पाते, तो इनको खाना मिल गया, एल्गे को रहने की जगह मिल जाती, घर मिल जाता है, खाना बना लेते हैं एल्गे, तो इनका भी फायदा हो गया। फंजाई, घर चाहिए होता है लाइकेंस के साथ, और शेल्टर मिल जाता है, ठीक है, और खाना एल्गे के साथ खाना मिल जाता है, फंगई अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। समझ में आया म्यूचुअलिज्म आपको? जहां पे दोनों का बेनिफिट होता है, ठीक है, दोनों का बेनिफिट होता है, वेरी गुड। अब म्यूचुअलिज्म भी आर ऑफ टू टाइप्स, म्यूचुअलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। पहला म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, यानी कि दो जिस्म एक जहां, ठीक है, दो जिस्म एक जहां, वो दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो जिसमें एक जान, जो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। निब्बा निब्बी सुना है? निब्बा निब्बी देखे होंगे ना, कि तुम्हें कुछ हो गया तो हम अपनी जान दे देंगे। अगर वो असली में हो तो दैट इज अ सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, यानी कि वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ठीक है, एक दूसरे के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दैट इज अ सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, ठीक है, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म। समझ में आया? जैसे कि कोरल रीफ और जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, कोरल रीफ एंड फाइटोप्लैंक्टन। रीफ को शेल्टर चाहिए होता है, और फाइटोप्लैंक्टन को, या जो जो होता है ना आपका ज़ूलेंथिलाई, उनको चाहिए होता है अपने लिए शेल्टर, और कोरल लीफ को चाहिए होता है फूड। तो जिस तरीके से एक सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म चलता है, ठीक है, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म चलता है। समझ में आया? ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ, वेरी गुड। नॉन सिम्बायोटिक क्या होता है कि मतलब दोनों को बेनिफिट है, लेकिन दोनों को आप अलग कर देंगे तो उनका नुकसान नहीं होगा। फ्लावर और पॉलिनेटर का मतलब, अगर फ्लावर से कोई नेक्टर नहीं खींच रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्लावर मर जाएगा, नहीं। फ्लावर से कोई नेक्टर नहीं खींच रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि फ्लावर मर जाएगा, नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर रहे हैं तो फ्लावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है ना, नेक्स्ट जनरेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है। दैट इज द पॉलिनेटर रिलेशन, ठीक है, दैट इज द पॉलिनेटर एंड फ्लावर रिलेशन, दैट इज नॉन सिम्बायोटिक। समझ में आया? यस, नो, वेरी गुड। म्यूचुअलिज्म हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब एक का फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
वन इज बेनिफिटेड, अनदर इज अनइफेक्टेड। अगर हम इसको देखें ना थोड़ा सा, एक टेबल है बहुत फेमस रहती है, आपने बुक्स में भी देखी होगी, उसी से हम आपको समझाते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों का फायदा, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा, दूसरे पे जीरो इफेक्ट। फॉर एग्जांपल कैटल इग्रिट्स एंड कैटल, इस जो कैटल है उसके ऊपर ये जो बर्ड है इसके ऊपर बैठ रही है, ठीक है, इसके ऊपर बैठ रही है, कैटल को कोई फर्क पड़ रहा है? हाँ, कैटल को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। लेकिन बर्ड को बेनिफिट क्या हो रहा है, इसको ग्रेन्स जो है खाने में बहुत इजीली रहता है और इसको एक मोबिलाइजेशन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, एपिफाइट्स एंड ट्रीज, बेल देखा होगा, पेड़ के ऊपर बेल होती है, पेड़ के ऊपर बेल होती है एपिफाइट्स, उससे ट्री पे कोई फर्क पड़ता है? हम तो हटाने की कोशिश करते हैं कि ट्री पे कोई फर्क नुकसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं ना हो। लेकिन जो एपिफाइट होता है उसको एक जो है रास्ता मिल जाता है, इट गेट्स अ सपोर्ट टू ग्रो इटसेल्फ, ये होता है ना। तो यही चीज सीधा थर्ड और है सी एनेमीन एंड क्लाउन फिश। सी एनेमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लाउन फिश को जो है अपने छुपने के लिए जगह मिल जाती है। तो दिस इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म समझ में आ गया, एक को कोई फर्क नहीं, दूसरे को बेनिफिट, ठीक है, ओके, वेरी गुड। फोटो कोऑपरेशन मतलब दो, प्रोटो कोऑपरेशन मतलब दोनों अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ आ गए तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों एक साथ आ गए तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। अलग अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये फायदा, दैट इज प्रोटो कोऑपरेशन। नेगेटिव में क्या होगा, अगर आप ये वाला देख रहे हैं तो म्यूचुअलिज्म में दोनों का बेनिफिट, कमेंसलिज्म में एक का बेनिफिट एक का नुकसान। कंपटीशन में एक का बेनिफिट एक का लॉस, एक का बेनिफिट होगा दूसरे का लॉस होगा, दैट इज कंपटीशन। यानी कि अगर वीड किसी क्रॉप में वीड लग जाती है, अगर किसी क्रॉप में कोई वीड लग जाती है, या तो वो वीड सर्वाइव करेगी या क्रॉप सर्वाइव करेगा। सिमिलरली अगर वुल्फ और टाइगर है, या तो पैक ऑफ वुल्फ सर्वाइव करेगा या टाइगर सर्वाइव करेगा। एलिफेंट एंड राइनो है, या तो राइनो सर्वाइव करेगा या एलिफेंट सर्वाइव। तो एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ठीक है। प्रिडेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेगेटिव, जहां पर कंपटीशन के अंदर ही आता है, इसमें होता है एक को नुकसान एक को फायदा, ठीक है। प्रिडेशन मतलब एक को नुकसान एक को फायदा, समझ में आया। तीसरा होता है पैरासाइटिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म एक को नुकसान दूसरे को फायदा, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म, जिसका एग्जांपल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म, आपकी बॉडी में इट इज लाइक अ पैरासाइट जो अपना बेनिफिट करने के लिए आपको बिल्कुल खत्म कर देता है, ठीक है। फिर आता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में होता है एक का नुकसान दूसरे पे नो इफेक्ट, एक का नुकसान और दूसरे पे नो इफेक्ट, दैट इज एमेंसलिज्म, ठीक है। एमेंसलिज्म फॉर एग्जांपल एक टर्म होती है इसके लिए, एलिलोपैथी, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन है। एलिलोपैथी होती है, इट इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद प्लांट्स व्हिच इन्वॉल्व सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स बाय वन स्पीशीज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज। यानी कि जो यूकेलिप्टस प्लांट होता है ना, जो यूकेलिप्टस का ट्री होता है, यूकेलिप्टस का ट्री आप जहां भी लगाएंगे वहां पर वेजिटेशन जो है इफेक्ट होता है, क्योंकि वो वेजिटेबल्स की ग्रोथ को रोक देता है। यूकेलिप्टस जो है उस एरिया से जो वाटर है उसको सक कर लेता है, जिससे वाटर कंटेंट जो ग्राउंड वाटर में है वो कम होती रहती है, प्लस इट सिक्रीट सच केमिकल्स जो वेजिटेशन में लॉस क्रिएट करती है, तो वो एलिलोपैथी होता है। एलिलोपैथी इज अ पार्ट ऑफ एमेंसलिज्म, यहाँ पे एक को लॉस और दूसरे को नो इफेक्ट। यूकेलिप्टस जो केमिकल सिक्रीट करता है उससे उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाता है। इसके एग्जांपल बताते हैं आपको, अगर डेली लाइफ से देखें, आप अगर रोड पर कूड़ा डालते हैं उससे कुछ फायदा है आपको? अगर आप रोड पर कूड़ा फेंक रहे हैं उससे कुछ फायदा है? नहीं है। लेकिन अगर वो पॉली बैग कोई
कैटल खा लेती है, अगर काउ उसको खा लेती है उसको नुकसान हो सकता है ना, समझे? तो यही एमेंसेलिज्म है, यही एमेंसेलिज्म है। लेकिन अगर आप रोड पे आपने चपाती फेंक दी कि ये खराब है, हम नहीं खाएंगे, या फिर मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, वैसे तो कोशिश करिए जितना आप कंज्यूम कर पाए उतना ही लें, लेकिन आपने रोड पे चपाती रख दी, आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, या अनइफेक्टेड, ऐसे ही आप उसको डस्टबिन में डालते, ऐसे ही आपने रोड पे रख दी। लेकिन वो चपाती अगर किसी स्ट्रे डॉग ने या किसी काउ ने खा ली तो उसको बेनिफिट हुआ, उसको बेनिफिट हुआ, दैट इज कमेंसलिज्म, ठीक है, दैट इज कमेंसलिज्म। लेकिन अगर उस चपाती को खाने के लिए दो लोग हैं, या तो एक स्ट्रे डॉग और एक काउ, दोनों में से कोई एक खा पाएगा, ऐसा तो नहीं कि दोनों में से कोई एक बोलेंगे लो आधा आधा भाई बहन खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे, बिकॉज ह्यूमंस और एनिमल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। दो आजकल अलग बात है कि एनिमल्स ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा, लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो या तो स्ट्रे डॉग कंज्यूम करेगा उस चपाती को या फिर काउ, तो कंपटीशन रहेगा, है ना, कंपटीशन रहेगा। तो ये इस तरीके से इंटरेक्शंस रहते हैं। समझ में आया है आपको, है कि नहीं? वेरी गुड। न्यूट्रल में क्या होता है, दोनों पे जीरो इफेक्ट, न्यूट्रल में दोनों पर जीरो इफेक्ट। ये जीरो इफेक्ट का चांसेस बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, टॉप बहुत देखने को कम मिलते हैं। लेकिन क्या है नेचुरल इफेक्ट की टेरेंटुलास और जो कैक्टी होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में टेरेंटुलास होते हैं एंड कैक्टी होते हैं, वो रहते हैं एक दूसरे को, कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, ये न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है। समझ में आया? यस नो, यस नो? आज इतना ही काफी है, और आगे चले? थक गए या आगे चले? यस किसके लिए था, थक गए यस, या आगे चले यस? आगे चले, ठीक है। तो इकोसिस्टम हमने आपको समझा ही दिया है कि इकोसिस्टम जो है बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं, बायोस्फीयर सब डिवाइडेड होते हैं बायोम्स में, बायोम्स आर सब डिवाइडेड इनटू इकोसिस्टम, ठीक है। एक आपको बहुत ही मस्त चीज बताते हैं, याद कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, टैटू बनवा लीजिएगा। बायोम्स जो है सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होते हैं, एक्वेटिक बायोम कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक्वेटिक बायोम कुछ नहीं होता है, बायोम्स आर ओनली फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। एक्वेटिक बायोम कुछ नहीं होता। पेपर में अगर आ जाए कि बायोम्स आर ओनली फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ट्रू और फॉल्स, इट विल बी ट्रू, ठीक है, इट विल बी ट्रू। अब इकोसिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं, हमने आपको बताया था, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फ्रेश वाटर, मरीन, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मरीन फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मरीन बायोम नहीं होता है, ठीक है, मरीन बायोम नहीं होता है। अब ये आपको बता चुके हैं कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक होते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है। अब जो इंटरेक्शन होता है वो ट्रॉपिक लेवल में होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है ट्रॉपिक लेवल, यानी कि आप इंटरेक्शन कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में इंटरेक्शन कभी नहीं होता है। जो भी इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है ना, इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज इन अ ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना कि शेर घास नहीं खाता, सुना है? सुना है कि नहीं है, शेर घास नहीं खाता, ये चीज तो सुनी होगी। हाँ, लेकिन आप तो कह रहे हैं ये सब तो एक ही इकोसिस्टम का पार्ट होता है, ये तो एक ही सिस्टम का पार्ट है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में शेर भी होगा, घास भी होगी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शेर जो है घास से बात ही नहीं करेगा, डायरेक्टली लिंक ही नहीं है, देयर इज ऑलवेज पैरामेडिकल रिलेशन बिटवीन द इकोसिस्टम, ठीक है। और उनको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल हमेशा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक रिलेशन रहेगा, यानी कि घास को, तो घास अगर प्रोड्यूसर है तो उसको कंज्यूम करने के लिए एक अलग ट्रॉपिक लेवल होगा, उसके ऊपर ही होगा ना, प्रेडेटर होगा ना उसका, उस
जो कंज्यूमर है उसको खाने के लिए एक और ट्रॉपिक लेवल होगा, उसका प्रेडेटर होगा, तो दे आर ऑलवेज इन अ ट्रॉपिक लेवल। तो इकोलॉजिकल रिलेशंस आर ऑलवेज अरेंज्ड इन ट्रॉपिक लेवल। समझ में आया? ट्रू और फॉल्स? तो ecological relations are always existing in pyramidal relations। ट्रू है ना? और उन पिरामिड्स को क्या बोलेंगे? जब ट्रॉपिकल रिलेशन पिरामिडिकल फॉर्म में है तो उनको हम क्या बोल देंगे? ओहो, ये तो इंग्लिश है, इतना तो हमें पता ही है। इकोलॉजिकल पिरामिड है जहां पर इकोलॉजिकल रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, है ना? तो ट्रॉपिक लेवल समझ गया क्या होता है? ऐसे 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 एक चेन। और वो जो पिरामिड फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? उसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड। और रिप्रेजेंट क्या करता है? दे रिप्रेजेंट द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम यानी कि यहां से यहां एनर्जी जा रही है, वन ट्रॉपिक लेवल टू दूसरा ट्रॉपिक लेवल। यहां पे ऐसे एनर्जी नहीं जाएगी, एक पेड़ दूसरे पेड़ को एनर्जी नहीं देगा कि आ भाई साथ बढ़ते हैं, है ना? ये मान लो रिश्तेदारी, एक रिश्तेदार दूसरे को बढ़ने देगा क्या आगे? नहीं। तो वो क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, पिरामिड हमेशा वर्टिकल होगा। पिरामिड हमेशा वर्टिकल होगा। समझ में आया? यस नो? कह रहे ऐसे नहीं समझ में आएगा, दिखाओ, है ना? मन में ये तो रहा ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, दिखाओ। हमने कहा लो देखो। मन में आ तो रहा होगा, काश इसकी इमेज देखने को मिल जाती, है ना? तो हाँ देखो, पहली इमेज दिखा देते ना तो आप खुद की इमेजिनेशन नहीं करते, इसलिए हम थोड़ा सा रोक रोक के चलते। हम पहली में दिखाएंगे, कहेंगे अरे ये तो हमने इमेजिन कर ही लिया था। अब खुद से इमेजिन जो कर पाए क्या वो ऐसा ही था? जो खुद से इमेजिन आपने कर पाए वो ऐसा ही था क्या? ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? दैट एक हॉरिजॉन्टल बार पे वो सेम ट्रॉपिक लेवल पे होंगे, यानी कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स इकोसिस्टम में सेम ट्रॉपिक लेवल पे, ये और ये और ये और ये सेम है। ठीक है। अब ये नहीं कि इसका नाम अगर आप जो है एक्स रख दो, उसका वाई रख दो, उसका जेड रख दो तो अलग अलग हो जाएंगे, ये सब सेम है। अच्छा, कभी आपने जब फॉर एग्जाम्पल कौन सी सब्जी सबसे अच्छी लगती खाने में? बताओ, सब्जी कौन सी अच्छी लगती है सबसे खाने में? हाँ, कौन सी सब्जी सबसे अच्छा लगती खाने में? आलू मत बोलना, बताओ। और चिकन में मत बोलना, चिकन सब्जी नहीं होती है ना? कौन सी सब्जी लगती है सबसे अच्छी खाने में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भिंडी, है ना? वेरी गुड। तो कभी ऐसा सुना है भिंडी को कि आज हम तो जो है एक ये वाली भिंडी खा रहे हैं? कभी भिंडी के नाम रख के खाए हैं? है कि आज जो है कमलेश बना दो, या नेक्स्ट आज संतोष बना दो? ऐसे खाया कभी कि आज तो हम एन हैथवे भिंडी खाएंगे, या आज गलगडोट? ऐसे खाया कभी? भिंडी इज भिंडी, है ना? क्यों? क्योंकि सेम ट्रॉपिक लेवल पे है, सेम ट्रॉपिक लेवल पे है। आपके लिए वो भिंडी है, बस उसकी एग्जिस्टेंस आपके लिए एक भिंडी की तरह है। समझ में आ रहा है? उसकी और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज दे आर एट द सेम ट्रॉपिक लेवल, हॉरिजॉन्टली नो डिफरेंस। उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है जो है एक दूसरा पिरामिडिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि वो अगर पेड़ खा रहे हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स आल्सो। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स, यानी कि दे आर ओनली डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है। तो अगर आप प्लांट्स खाते हैं तो आप प्लांट्स को, आपके लिए सारे प्लांट्स एक से हैं। देन दे आर कार्निवोर्स और दी सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब अब ये स्नेक है, अब ये स्नेक जो है इस माउस को खाएगा तो ये थोड़ी बोलेगा जेरी को खा रहा हूं या स्टुअर्ट लिटिल को खा रहा हूं, ये सब थोड़ी सोचेगा स्नेक। नहीं, इसके लिए इट्स जस्ट अ माउस। ठीक। फिर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर, जो सेकेंड लेवल कार्निवोर्स होते हैं। तो ये इनको खाएंगे, इनको खाएंगे, इनको खाएंगे।
ये एक इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। ये बात ध्यान से रखिएगा। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड, प्रोड्यूसर्स ऑलवेज फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड, ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये हर बार जो है ना एक एनर्जी लेवल डिपिक्ट करता है। यहां पे कुछ एनर्जी होगी, यहां पर कुछ एनर्जी होगी, यहां पर कुछ एनर्जी होगी। अब क्या होगा, ऐसे कैसे? तो बाय डिफॉल्ट मान के चलो हमेशा 10% एनर्जी लूज होती है, यहां से ऊपर जाने में 10% एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। ये 100 था तो ये 90 होगा, और यहाँ पे मतलब बाय 10 होता है, 100 10 1, इसलिए मैक्सिमम जो है पिरामिड जो बन पाता है वो 4 चेन्स ऑफ पिरामिड, 3 to 4। आपको 5 लेवल वाला पिरामिड नहीं दिखेगा, आपको 5 लेवल वाला पिरामिड नहीं दिखेगा, दैट इज वेरी 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 रेयर। व्हाई? बिकॉज एनर्जी तब तक खत्म हो जाती है, तब तक एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है, समझ में आया? और व्हेन यू आर गोइंग अपवर्ड्स एनर्जी हमेशा कम होती है, एनर्जी हमेशा कम होती है। क्यों? इसका रीजन बताओ, क्यों एनर्जी कम होती है? आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बताओ क्यों एनर्जी कम होती है व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल? नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे? देखो सिंपल चीज, इस रैबिट ने प्लांट खाया, है ना, इसलिए प्लांट को क्यों खाया? इस रैबिट ने प्लांट को क्यों खाया? भूख लगी थी इसलिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट थी इसीलिए, है ना। अब मान लीजिए इस प्लांट में एनर्जी थी 100, ठीक है, दिस प्लांट हैज 100 एनर्जी। तो रैबिट ने जब उस प्लांट को खाया होगा, 100 में से कुछ एनर्जी रैबिट के मेटाबॉलिज्म में भी तो कंज्यूम हो गई होगी, तो बची कहां उसमें? वह एनर्जी लॉस हो गया होगा ना, रेस्पिरेशन, है ना, एक्सक्रीशन, कहीं तो एनर्जी लॉस होगा, है ना। तो इसीलिए व्हेन यू गो अपवर्ड्स द एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो एनर्जी कहां जा रही है? क्योंकि भाई लॉस ऑफ एनर्जी होगा ना, कहीं तो निकालेंगे अपनी एनर्जी अपने लिए, जब इन्होंने कंज्यूम कर ली तो आगे बढ़ने के लिए बचेगी कहां एनर्जी, ठीक है। वेरी गुड। अब पिरामिड जो है कितने टाइप के होते हैं? एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर्स मतलब प्रोड्यूसर कितने, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कितने, सेकेंडरी कंज्यूमर कितने, टर्शियरी कंज्यूमर कितने, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होते हैं? अगर आप कंज्यूमर देखें, वो ज्यादा होंगे या प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे? बताइए, प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, कंज्यूमर ज्यादा होंगे? सिंपल सी बात है, अगर आप ग्रासलैंड में देखेंगे, ग्रासलैंड में देखेंगे तो प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, द पिरामिड ऑफ नंबर्स कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ट्रू और फॉल्स? A pyramid of numbers can never be inverted, true or false? Pyramid of numbers can never be inverted, true or false? Pyramid of numbers can never be inverted, true or false? फॉल्स, क्योंकि अभी आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं कि एक इन्वर्टेड पिरामिड हमने बनाया हुआ है। तो जो ट्री इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जो ट्री इकोसिस्टम होता है, वहां पर पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इन्वर्टेड, क्योंकि एक पेड़ होगा उसके ऊपर बहुत सारे स्टेम्स होंगे, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे एक पेड़ के ऊपर।
So that pyramid of numbers is for a tree ecosystem is always inverted. For a grassland ecosystem is always upright. इसको बोलते हैं upright, इसको बोलते हैं inverted. ठीक है, ठीक है. अब ये मत बोलना अरे ये तो सब शेप से सेम है, वो बिंगो में होता है बेटा. बिंगो में सब शेप सेम रहती है, पिरामिड्स में इन्वर्टेड और अपवर्ड. ओके, समझ में आया? वेरी गुड, है ना. पिरामिड ऑफ बायोमास होता है. तो पिरामिड ऑफ नंबर मतलब कितने हैं, काउंट कर रहे हैं. आप बोलोगे सारे कैसे काउंट करेंगे, अंदाजे से करते हैं. ठीक है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉडल एंड अ प्रोटोटाइप. सब काउंट नहीं करें. फिर पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास मतलब होता है ड्राई वेट. ठीक है, ड्राई वेट. ड्राई वेट मतलब उस टाइम उस बॉडी में आफ्टर एक्सक्रीशन कितना वेट बचेगा, एलिमिनेटिंग ऑल दी वाटर कंटेंट, ड्राई वेट. ठीक है, वो होता है पिरामिड ऑफ बायोमास. पिरामिड ऑफ बायोमास उसमें क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कितने जो है बायोमास पहले लेवल पे, उसके बाद कम होता रहता है. ठीक है, तो यानी कि आप देखें प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा होगा, फिर हर्बीवोर्स, फिर प्राइमरी कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर, है ना, टॉप कार्निवोर. ये बायोमास का नंबर होता है. क्या आपका पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है? पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है, हो सकता है. एक लेक होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बढ़ सकती हैं. तो pyramid of biomass can be inverted. That is based upon the aquatic ecosystem. ठीक है, तो aquatic system ecosystem में pyramid of biomass हमेशा inverted होता है. अब हमने आपको बताया था pyramid of energy. Pyramid of energy can only be upward. Energy can only be reduced. Energy can only be reduced from one tropic level to another. हमने बताया था 1/10 हो जाती है, या 1000 थी, या 100, एक. ये केजी की जगह जूल में होगा. ठीक है, एनर्जी जूल या कैलोरी में काउंट होगी. ये आप माफ कर देना, ये सब छोड़ देना, क्योंकि साइंस एंड टेक में ये सब ध्यान देना है. तो लेकिन ये समझो, ये बायोमास की जगह इसको एनर्जी मानिए कि इट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम ऑल द ट्रॉपिक लेवल्स. ठीक है, वेरी गुड. हमने आपको बता ही दिया है एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, आपको बता ही दिया है. 10% रूल है, ये भी बता दिया है ना. And because of this 10% rule, only maximum 3 to 4, maximum 4 tropic levels can exist. ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, इसके ज्यादा पांचवा तो नहीं देखा ना अभी तक आपने. लैंड के ऊपर तो कोई और नहीं है कि यहाँ पे बेयर गिल्स लगा दिया, है ना. तो इतना नहीं. ये चीजें अभी तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन, क्लियर है? यस, नो, क्लियर है? अब कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं चेन. फूड चेन होती है दो टाइप की. एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन. ग्रेजिंग फूड चेन मतलब जो है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी. ठीक है, ये होती है ग्रेजिंग फूड चेन. डेट्रियस फूड चेन होती है, पत्तियां हैं, पत्तियों को खाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाया बर्ड ने, और फिर ऐसे ऐसे चलता रहा. ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्शन से शुरू होता है या डिकम्पोजिशन से शुरू होती है वाली चीज. ठीक है, ये प्रोडक्शन से, ये डिकम्पोजिशन से. प्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन. समझ में आया? ग्रेजिंग फूड चेन प्रोडक्शन, डेट्रियस फूड चेन डिकम्पोजिशन. वर्ल्ड में डोमिनेंट फूड चेन कौन सी है, ग्रेजिंग या फिर डेट्रियस? डेट्रिटस या फिर ग्रेजिंग, कौन सी ज्यादा डोमिनेंट है? Which food chain is more dominant, detritus or grazer? Which is more dominant? बताइए, बताइए. नहीं, आपको लग रहा हो ग्रेजर लग रहा है ना. ग्रेजर हमें पता है लग रहा है. अगर ग्रेजर लग रहा हो तो पूछते नहीं. डेट्रियस इज मोर डोमिनेंट. ठीक है, ज्यादा डेट्रियस होता है. ठीक है, इट इज मोर, इट इज लेस. ठीक है, मोस्ट ऑफ फूड चेन यहां से शुरू होती है. फूड वेब तो आप समझते हैं, मिक्सचर है. पेड़ को माउस भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकती है, गोट को रैबिट भी, जैकाल भी खा सकता है, कैट वो भी खा सकती है, लायन भी खा सकता है,
ये सब वेब है, ठीक है, फूड वेब है। ओके, यस नो। अब दो टर्म्स होती है, पहला होता है बायो अक्यूमुलेशन और दूसरा होता है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये दोनों टर्म्स हैं, दीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट एंटरिंग इन अ बॉडी, हाउ अ पॉल्यूटेंट एंटर एंड हाउ इट इज मेटाबोलाइज्ड और हाउ इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड। जैसे आपकी बॉडी में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट एंटर कर जाते हैं जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा वल्चर्स की डेथ होती है because of consuming the diclofenac that was there in the carcasses of the cattle। सुना होगा कि वल्चर डेथ, तो सुना होगा वल्चर्स की बहुत डेथ हो रही है, क्यों होती है? क्योंकि वो वल्चर क्या होता है? स्कैवेंजर होता है वल्चर, है ना, वल्चर स्कैवेंजर होता है। वल्चर कैटल जो होता है, डेड कैटल, उस पर कंज्यूम करता है, उसका स्कैवेज करता है, ठीक है। अब उस कैटल ने अगर डाइक्लोफेनेक दवाई खाई थी तो वल्चर उसको अफेक्ट करते, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, जिससे वल्चर डेथ हो रही थी, तो आपको पता है। तो वही इसी तरीके से बॉडी में कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जो मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, वो या तो अक्यूमुलेट हो जाते हैं या फिर वो मैग्नीफाई हो जाते हैं, ठीक है, या तो वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं या फिर वो मैग्नीफाई हो जाते हैं। When a biodegradable pollutant is entering the food chain, that is called as bioaccumulation। कहां से एंटर हुआ, ठीक है, कहां से एंटर हुआ, दैट इज द बायोअक्यूमुलेशन। यानी कि फूड चेन में कहां से एंटर हुआ, कैटल ने डाइक्लोफेनेक खाया तो अक्यूमुलेट हुआ कैटल के थ्रू, ठीक है। अब वो कैटल के थ्रू अक्यूमुलेट हुआ, लेकिन मैग्नीफाई क्या हुआ कि एक ट्रॉपिक लेवल से, अब ट्रॉपिक लेवल तो आप समझ गए, नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए 1 ग्राम किसी ने आर्सेनिक कंज्यूम किया, आपने फर्टिलाइजर्स में आर्सेनिक डाला, प्लांट में आर्सेनिक आ गया, वो धीरे धीरे ऊपर जाते रहेंगे, बाकी चीजें जो उसमें जरूरी की चीजें वो तो हर ट्रॉपिक लेवल में यूज होती रहेंगी, एब्जॉर्ब होती रहेंगी, आर्सेनिक बच जाएगा, बॉडी को आर्सेनिक की जरूरत थोड़ी होती है ना। तो लास्ट में जाके आर्सेनिक इतना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा कि वो उस स्पीशी को अफेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होता है कि बायोमैग्निफिकेशन इज द टेंडेंसी ऑफ द पॉल्यूटेंट टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। अब तो आप टर्म ये ट्रॉपिक लेवल वगैरह समझने लग गए होंगे ना, हम क्या बातें कर रहे हैं। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू कंसंट्रेट मतलब पहले वो अब सिंपल एग्जांपल है, आपने एक बकेट ऑफ वाटर में एक चम्मच सॉल्ट डाला, है ना। अब उसको आपने धूप में रख दिया, 1 दिन में वो कंसंट्रेटेड कम होगा, लेकिन 10 दिन बाद अगर आप धूप में रखेंगे तो ऐसा होगा ना, सिर्फ सॉल्ट ही बचेगा, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। तो वही कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके समझिए एवरी ट्रॉपिक लेवल कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। बायोमैग्निफिकेशन को होने के लिए कुछ रीजंस है, कुछ कंडीशंस है, बहुत अच्छे समझिए। पहला, वो जो पॉल्यूटेंट है वो लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, ये नहीं कि वो अपने आप से जो है डिग्रेड हो जा रहा है 10 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में, उसकी लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए। आर्सेनिक जैसे हमने आपको बताया, वो फैट सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो एक्सक्रीट हो जाएगा, अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो एक्सक्रीट हो जाएगा, फैट सॉल्युबल होना चाहिए। वो जो एनिमल है, दैट एनिमल शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि डेड नहीं होना चाहिए वो एनिमल शुड बी और द स्पीशीज शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव, एंड इधर से उधर जानी चाहिए, मोबाइल होनी चाहिए, तभी वो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। ये तरीका है जिससे बायोमैग्निफिकेशन होता है। तो आप समझ गए, एक्यूमुलेशन मतलब एंटरिंग, एक्यूमुलेशन मतलब एंटरिंग, एंड मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ना। अब देखिए बायो एक्यूमुलेशन क्या है, यहां गए, यहां से एंटर किया, यहां से इसमें एंटर किया, यहां से इसमें एंटर किया, ठीक है। यहां पर क्या है, अब ये देखिए
इस फिश ने छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाया, इसको कोई अफेक्ट ही नहीं कर रहा था, इतना कम था कि अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, इतना कम है कि अफेक्ट नहीं कर रहा। यहां पर सील में कितना बढ़ गया और पोलर बियर में कितना बढ़ गया, सेम था इतना ही, लेकिन बढ़ता जा रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है। ठीक है, यहां पर ये एंटर करा है, ये एक्यूमुलेशन है और ये मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? accumulation is within one species, magnification is among the trophic levels, among the various trophic levels। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छे समझिएगा, ये एक स्पीशी में ही बढ़ता रहता है विद टाइम, ये ट्रॉपिक लेवल के साथ बढ़ेगा, मायो मैग्निफिकेशन। डिफरेंस समझ गए? डिफरेंस समझ गए? फिगर से समझ में आ गया ना? देखो फिगर बाद में इसलिए दिखाते हैं जिससे आप अपनी इमेजिनेशन भी तो थोड़ा सा करो, है ना, है ना, है ना, है ना? वेरी गुड, समझ में आ गया? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है? नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे हम डेली क्विज भी डालते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो भी वहां पे डालते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। वेरी गुड। एंड ऑल्सो हम लोग जो है, अब क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे थे, तो वी ऑल आर इन EduBridge, वी आर कमिंग विद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, अभी वी आर अनाउंसिंग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। ठीक है, अभी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हम लोगों ने अनाउंस किया है, विद टाइम वी विल बी आल्सो बिगिनिंग विद ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। लिमिटेड पीरियड ऑफर है फॉर दी फीस। डेमो क्लासेस एज ऑलवेज यू ऑल नो, हम प्रोवाइड करते हैं कुछ डेमो क्लासेस सो दैट यू नो दी फैकल्टी। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हम लेंगे। ठीक है, तो those who are not in the live class, who are watching the video, they can also share it with their friends, or if they are interested in the optional, they can join it, because this is the best time to begin your optional preparation. ठीक है, whatever your optional is, this is the best time to begin your optional preparation. ठीक है, चलिए, any doubt in today's class? आज हम environment तो यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास कल में कल आगे कंटिन्यू